ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बात बता दूं। यूं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, और जितना आसान है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये चैप्टर उससे भी आसान आपके लिए बना दूंगा मैं। इस चैप्टर में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है इसको कि याद कर लो, इसमें 15 से 20 एंट्रीज होती हैं, इसको याद कर लो और उसको रिवर्स करके कर लो। लेकिन यार भूलने का डर रहता है कि कहीं भूल गए तो। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं कुछ याद ही नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको जो बताया जाए उसको समझना है। और आज वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज जो भी सीखोगे बस आज ही है, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। अगली और उसके बाद की जितनी भी क्लास है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर काम करेंगे, कॉन्सेप्ट तो आज वाली क्लास में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा डेप्थ में समझना है, क्योंकि आप सभी, ऐसा मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बैंक के बारे में, तो थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। आइए समझते हैं इसको। रामलाल ने एक बिजनेस शुरू कर दिया 10 लाख से। अब ये सारा पैसा अपने पास कैश में नहीं रखेगा। आपको पता है कि इससे कुछ फर्नीचर खरीदेगा, कुछ सामान खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, और कुछ पैसा जो बच जाएगा उसे बैंक में जमा करा देगा। कहां जमा करा देगा जी? बैंक में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पैसा बच गया इसे ये बैंक में जमा करा देगा। जरा ध्यान से समझना, आगे का काम और आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इस बैंक का नाम है विजयराम बैंक। लो जी, इस बैंक में रामलाल ने पैसे जमा करा दिए। लेट अस सपोज दैट इसने इसमें 2 लाख रुपए जमा करा दिए। कितना जमा कराया? 2 लाख रुपए जमा करा दिया। जैसे ही ये बैंक में पैसे जमा कराएगा, उसी समय बैंक रामलाल को एक पासबुक इशू कर देती है। क्या इशू करती है? पासबुक कुछ और नहीं, इस तरीके का एक बुक होता है। हो सकता है आपका अगर बैंक अकाउंट है तो शायद आप इसके बारे में जानते हैं, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी जानते नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। रामलाल ने जैसे ही 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, रामलाल को एक पासबुक पकड़ा दिया जाएगा जिसमें बैंक का नाम प्रिंट होगा, साथ में रामलाल के बिजनेस का नाम, जैसे कि यहां पे बिजनेस का नाम है रामलाल एंड कंपनी, वो होगा, और इसके अंदर इसका एड्रेस बिजनेस का और बाकी डिटेल होगी। साथ में इसने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, इस बात की एंट्री होगी, इस बात का प्रूफ भी होगा कि इसमें 2 लाख रुपए इसने जमा कराए हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामलाल ने जैसे ही 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, तो रामलाल के पास अपना एक कैश बुक भी है। ये अपने अकाउंटेंट को बोलेगा, चल एंट्री कर दे। दोबारा इस प्रोसेस को समझते हैं। रामलाल ने बैंक में जमा करा दिए। कितना पैसा जमा कराया रामलाल ने? 2 लाख रुपए। जैसे ही जमा कराएगा बैंक में 2 लाख रुपए, बैंक वाले एक पासबुक इश्यू करेंगे इसको। मान लो नया नया बिजनेस शुरू किया इसने, तो पासबुक देंगे बैंक वाले। क्या देंगे इसको? एक पासबुक देंगे जिसके अंदर 2 लाख रुपए की एंट्री होगी, जिसके अंदर 2 लाख की एंट्री होगी। और रामलाल के पास अपना एक कैश बुक होगा जिसमें 2 लाख की एंट्री होगी। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। रामलाल के पास कैश बुक और पासबुक दोनों है। ये जो कैश बुक है, इसमें सिर्फ हम बात करते हैं बैंक कॉलम की। किसकी बात करते हैं? बैंक कॉलम की। इसमें अगर हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे या बैंक से पैसे निकालेंगे या कोई दूसरी बैंक ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें रिकॉर्ड करेगा। कौन करेगा? रामलाल या रामलाल का अकाउंटेंट। इसमें ये जो पासबुक है, ये जो रामलाल के पास पासबुक है, ये डुप्लीकेट पासबुक कहलाती है? हाँ, ये डुप्लीकेट पासबुक है। खो जाएगा तो आप एफआईआर दर्ज करा के एक दूसरा डुप्लीकेट दोबारा पासबुक ले सकते हो। तो ओरिजिनल पासबुक कहां गया?
गुड। आओ, ये विजयराम बैंक देख सकते हो, ये बैंक है और इस बैंक में रामलाल ने जब पैसे जमा कराए तो उसकी एंट्री बैंक के कंप्यूटर में और साथ में रामलाल को एक पासबुक दिया उसके अंदर होती है। अब जरा ध्यान से समझो, रामलाल को जो पासबुक दिया ये डुप्लीकेट है। आज कभी पापा से बोलना कि अपनी पासबुक दिखाओ। अच्छा बेटा, क्या करेगा पासबुक का? इधर आ। नहीं पापा कुछ नहीं, वो सर ने बोला था एक बार देखने के लिए, मैं देखना चाहता हूं। देख सकते हो, कोई बात नहीं, तो मांग लेना एक बार पासबुक। पासबुक डुप्लीकेट पासबुक होती है, ओरिजिनल पासबुक बैंक के इस कंप्यूटर में होती है। आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम है, आपको पता है। आजकल तो बैंक में जाते हो, उसको बोलते हो सर ये मेरा पासबुक रहा, इस पासबुक की आप एंट्री कर दो, तो वो आपसे पासबुक ले लेते हैं और पासबुक लेके अपने कंप्यूटर में उसकी एंट्री, मतलब आपका अकाउंट नंबर पुटअप करते हैं और उसकी एंट्री प्रिंट करके दे देते हैं आपको। क्लियर है? तो ओरिजिनल, ये जो ओरिजिनल है जो बैंक के पास है, मैं उस पासबुक की बात करूंगा इस चैप्टर में। क्यों सर? क्योंकि ये जो डुप्लीकेट पासबुक है, इस पासबुक को तब तक, जब तक कि आप बैंक के पास नहीं ले जाओगे, तब तक इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। मेरे को 6 महीने हो गए, मैंने एक बैंक में मेरा एक अकाउंट है, उसमें मैंने एंट्री नहीं कराई, लेकिन मान लो मैंने पैसे जमा किए हैं, पैसे निकाले भी हैं, तो बैंक के पास तो एंट्री हो रही है, लेकिन मेरे पास जो डुप्लीकेट पासबुक है उसमें एंट्री नहीं हो रही। तो या तो आप बात करो अपडेटेड पासबुक की, जो बैंक के पास ओरिजिनल पासबुक है। समझ में आया? इस पासबुक को हम चाहें तो बैंक को बोल सकते हैं, बैंक वाले हमें स्टेटमेंट के तौर पे भी दे देते हैं। तो नॉर्मली बिजनेसमैन को, जिनका करंट अकाउंट होता है बैंक में, उनको प्रिंट करके दे देते हैं वो पेपर पे। क्लियर है? अप टू डेट करके। तो हम जो पासबुक की बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल पासबुक की बात करेंगे यहां पे। क्लियर है? तो आप 2 बातें याद रखना। हम बात करेंगे अब यहां पे, ये जो मैंने अभी बोला कि ये पासबुक, इस पासबुक की बात नहीं होगी, हमारी बात होगी इस पासबुक की। ओके? तो अब जरा ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से क्या समझेंगे? रामलाल के पास कैश बुक और पासबुक दोनों है। रामलाल के पास कैश बुक और पासबुक दोनों है। ये डुप्लीकेट पासबुक की बात नहीं करते हम लोग। तो हम बात करेंगे रामलाल के कैश बुक की, और बैंक के पास कंप्यूटर में जो पासबुक है हम उस पासबुक की बात करेंगे, या आप कह सकते हो अपडेटेड। अगर रामलाल की पासबुक की बात करो तो अपडेटेड पासबुक की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? अपडेटेड पासबुक की। डन? तो 2 बातें अब समझ में आ गई। कैश बुक रामलाल के पास होता है, बैंक कॉलम की बात हो रही है यहां पे, और जो पासबुक है वो बैंक के पास होता है। ठीक है? ओरिजिनल आपको तो प्रिंट करके डुप्लीकेट पासबुक देते हैं। अब तक तो यहां तक की बात समझनी थी। आओ जरा एक बात और समझते हैं। आप सभी ने कैश बुक अगर किया है तो आप बखूबी जानते हैं, बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है, और एक कैश बुक किसके पास है? रामलाल के पास। किसके पास है? रामलाल के पास। तो आप बखूबी जानते हो, अगर बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम? डेबिट। और अगर घटाना होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। आइए तो जरा इसको डिटेल में समझते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अटेंशन प्लीज, इंक्रीज और डिक्रीज। चलो मान लो कैश बुक में आप इंक्रीज करते हो तो क्या लिखते हो? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कैश बुक में बढ़ाने के लिए क्या करते हो? डेबिट। अच्छा, अगर घटाना हो कैश बुक को तो क्या करोगे? क्रेडिट। बैंक वाले ऐसा नहीं करते हैं। बैंक वाले बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। क्यों? देखो, रामलाल ने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, तो बैंक के ऊपर क्या हो गया? कर्ज चढ़ गया। ये 2 लाख रुपए बैंक को चुकाना पड़ेगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। जो चीज रामलाल के लिए एसेट है वो बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए क्या जी? लायबिलिटीज है। याद रखना इस बात का कि जो चीज हमारे लिए, मतलब अगर हम रामलाल के अकाउंटेंट हैं तो हमारे लिए जो एसेट है, मतलब ये रामलाल की बात होगी, वो बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटीज। तो बढ़ाने के लिए जो कैश बुक को हम डेबिट करते हैं तो पासबुक को क्या किया जाता है? क्रेडिट। इसीलिए आज जब अपने पापा या मम्मी का पासबुक मांगोगे तो देखना, मम्मी ने जब भी पैसे जमा कराए या पापा ने पैसे जमा कराए या कहीं से बैंक में पैसा आया
तो लिखा होगा 2000 या 3000 या मान लो 10,000 आया और साथ में लिखा होगा CR क्रेडिट। पैसे निकाल लिए तो लिखा होगा डेबिट, मतलब विड्रॉ कर लिया। समझ में आया? तो घटाने के लिए कैश बुक को क्रेडिट किया जाता है जबकि पासबुक को डेबिट किया जाता है। क्लियर है जी? अच्छा, आपको बता दूं ये जो बढ़ना होता है ये पॉजिटिव बैलेंस कहलाता है, फेवरेबल बैलेंस होता है ये। और अगर नेगेटिव है कैश बुक का कोई बैलेंस नेगेटिव है या क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है अनफेवरेबल है। वही बैलेंस पासबुक के लिए डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। हेलो, दोबारा ध्यान से सुनो। अगर आप कैश बुक में डेबिट साइड बैलेंस लिखते हो तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है जबकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। कभी कभी याद है जब कैश बुक किया था तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता था। कहां लिखते थे हम उसको? क्रेडिट में। ये वो अनफेवरेबल बैलेंस होता था। याद आया? तो आप एक कैश बुक वाला मामला याद रखो, पासबुक वाला याद रहेगा। आपको कैश बुक का तो याद है ना, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। पता है ना आपको? और घटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर है? घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो वह अनफेवरेबल होगा कैश बुक का, और डेबिट साइड आया तो फेवरेबल। पासबुक का उल्टा होता है, जो चीज को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं पासबुक क्रेडिट करते हैं, और अगर घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे तो पासबुक में डेबिट करेंगे। क्लियर है जी? आओ एक बात और ध्यान से समझना। अब इस चैप्टर में पर्पस क्या होगा? कैश बुक के बैलेंस को बोलेगा या तो पासबुक के बैलेंस से मिला दो, कैश बुक के बैलेंस को मिला दो किससे? पासबुक से, या फिर इस पासबुक के बैलेंस को मिला दो कैश बुक से। यही काम होगा। मतलब या तो कैश बुक को पासबुक से मिला दो या पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मिला दो। बस इतना सा काम है इस चैप्टर में। इसी बात के लिए चैप्टर करना है। सर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि मंथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो हम कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लेते हैं बट पासबुक में नहीं होता, या बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो पासबुक में तो रिकॉर्ड है लेकिन हम कैश बुक में नहीं कर पाते। तो मंथ के एंड में हम एक डिटेल रेडी करते हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें जितनी भी डिफरेंसेस होते हैं उसको लिख के बराबर कर दिया जाता है। ओके? या तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से या पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से। और याद रखना ये पासबुक ओरिजिनल पासबुक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी? गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये जो BRS प्रिपेयर किया जाता है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है। और कौन बनाता है तो बता दूं, इस बात के लिए एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है। यह हमारा चंपकलाल रामलाल का अकाउंटेंट, ये इस काम को करेगा। अकाउंटेंट करेगा। कौन करेगा? ये अकाउंटेंट करेगा। क्लियर है बात? ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। तो मैंने आपको बताया अकाउंटेंट चंपकलाल, मान लो इसको अपॉइंट किया गया। अब ये क्या काम करेगा जरा ध्यान से देखो। इसका काम है एक तो कैश बुक को अपडेट करना। ठीक है? अब क्या करेगा? चंपकलाल अपने पीएन को भेजेगा बैंक में। किसको भेजेगा? पीएन को, और कहेगा जा ये रहा अकाउंट नंबर, और इस अकाउंट नंबर का पूरा डिटेल स्टेटमेंट आज तक का निकाल के लिया। इसका पीएन जाएगा बैंक में, बैंक के कंप्यूटर से एंट्री करा के डुप्लीकेट में ले आएगा, और ये अप टू डेट हो जाएगा। डुप्लीकेट वो भी याद रखना, अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है? मतलब अप टू डेट का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर डेट तक जो बैंक में जितनी ट्रांजैक्शन होगी या बैंक के पासबुक में जितनी ट्रांजैक्शन होगी वही इस डुप्लीकेट पासबुक में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो। तो इस बात के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। अब इस चंपकलाल के पास कैश बुक का भी बैलेंस है और इस पासबुक का भी है। आप दोनों को अपने सामने रखेगा और पढ़ेगा कि भाई क्या डिफरेंस है, कहां गड़बड़ हो गई, और उसको मैच करने की कोशिश करेगा। यही मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट बड़े काम की है, ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम लिखा हमने डायमंड कॉन्सेप्ट। ये डायमंड कॉन्सेप्ट क्या है? रियली जैसा नाम वैसा काम। यही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाएगा। दूसरी बात, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को समझ लो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उन रीजन में से कुछ मिलते जुलते
और जो कॉमन रीजन है वो यहां पे निकाल के रखे हैं, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक से या पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मैच नहीं हो पाता। क्यों? जैसे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने किसी को चेक ड्रॉ करके दिया, आज मान लो 28 तारीख है, 28 तारीख को हमने एक चेक किसी को काट के दिया। मान लो हमने किसी से सामान खरीदा, हमने उसे चेक काट के दे दिया कि ले भाई पेमेंट चेक में हो गया तेरा। अब जैसे ही ये चेक काटा, रामलाल का अकाउंटेंट कौन है, चंपकलाल, ये एंट्री लिख देगा अपने कैश बुक में। क्या कर देगा, क्रेडिट साइड लिख देगा कि मेरे बैंक से पैसे गए, ऐसे करेगा। लेकिन जिसको ये चेक मिला, अब मैं चेक कैसे क्लियर होता है ये कॉन्सेप्ट समझो। मान लो सामने वाले बंदे को एक चेक दे दिया, अब ये चेक अपने पास जाके रख लेगा। अब उसे 5 दिन बाद याद है, अरे यार एक चेक आया था, बैंक में जमा कराना है। 5 दिन बाद मतलब महीना खत्म, नया महीना शुरू हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में जाएगा, हमारे बैंक में नहीं, वो अपने बैंक में जाएगा, मतलब जिस बैंक में उसका अकाउंट होगा उस बैंक में जाएगा, और जो चेक मैंने काट के दिया है उस चेक को प्रेजेंट कर देगा। अब वो बैंक वाले मेरे बैंक को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे इस अकाउंट नंबर से इतने का चेक आया है, वो अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दो। उतना अमाउंट मेरे बैंक से उनके बैंक में चला जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए 3 दिन लगते हैं। अगर एक पर्टिकुलर रीजन का बैंक हो, जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली का बैंक हो तो 3 दिन लगते हैं। अगर दिल्ली से बाहर, मान लो किसी कोई अगर पंजाब का चेक है और दिल्ली में आप क्लियर करा रहे हो, तो इससे 7 से 10 दिन, कभी कभी तो महीना भी लग जाता है। और अगर सेम बैंक है, जैसे अगर मान लो एक्सिस बैंक का चेक काटा और उसका भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो सेम डे होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो 2 दिन में तो क्लियर हो ही जाता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हमने लिखा है यहां पे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान से समझना, एक चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट को समझो। ये सीबी हमारा कैश बुक है। मान के चलते हैं कि मुझे कैश बुक का बैलेंस पता है, आई नो द बैलेंस ऑफ कैश बुक, और मुझे इस बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, तभी लिखा है हमने रिक्वायर्ड। क्या लिखा है हमने, रिक्वायर्ड। यहां लिखा है मैंने 1 का मतलब फर्स्ट इफेक्ट, यहां लिखा है 2 का मतलब सेकंड इफेक्ट। यहां पे मैंने टोटल लगाया है, ये जो लगाया मैंने सेकंड के सामने, ये याद रखना ऑलवेज क्रॉस होता है। क्या होता है, ऑलवेज क्रॉस होता है, याद रखोगे। अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने में टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो ये चेक 10,000 रुपए का चेक था। कितने का चेक था, अच्छा मान लो चेक इशू करेगा तो सबसे पहले एंट्री किसने किया, रामलाल के अकाउंटेंट ने या बैंक में। बैंक में तो यार 5 दिन बाद गया ये, तो एंट्री कैश बुक में पहले हुआ या पासबुक में, तो कैश बुक में आपको नहीं लगता कि 10,000 रुपए कम हो गए, यस और नो, जबकि इसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई। सर ये पासबुक क्या होता है, अभी तो समझाया। पासबुक का मतलब जो बैंक के पास होता है, याद है, जो बैंक के पास ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें रामलाल के खाते की डिटेल होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग पासबुक। क्या बोलते हैं हम इसको, पासबुक। उम्मीद करता हूं ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, सेकंड इफेक्ट यहां पे मैंने बताया ऑलवेज क्रॉस होता है। क्या होता है, ऑलवेज क्रॉस। इस साइड का टोटल पहले करो, क्या आएगा इस साइड का टोटल, आवाज नहीं आई, क्या आएगा टोटल इस साइड का, 0। अगर इस साइड का टोटल 0 आया यहां पे, तो इस साइड का भी टोटल 0 आना चाहिए। क्या करोगे आपकी 0 आए टोटल, बताओ। इस साइड का टोटल 0, तो क्या कर दूं मैं यहां पे, प्लस कर दूं। ये जो इंपैक्ट देख रहे हो, मुझे ये चाहिए होता है कि प्लस करना है या माइनस करना है। समझ में आया, या आगे चल के 2-4 एंट्री में और समझ में आ जाएगा। डन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी 2-4 एंट्री और समझाता हूं और समझ में आएगा। यह है चेक पेड
पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। मान लो आज 30 तारीख है, किसी से चेक आया, रामलाल का अकाउंटेंट चंपक लाल, उसे याद होता है अरे यार चेक आया है, एंट्री कर जल्दी से, अपने कैश बुक में एंट्री पास कर दी उसने, और पीएन को बोला इधर आ, ये जा बैंक में जमा करा के आ। इसका पीएन गया भागता हुआ, बैंक में जमा करा दिया। मान लो आज 30th है, मान लो 30 तारीख है आज, और 30 तारीख को ये बैंक में जा रहा है, तो ये चेक मैंने बताया सेम डे मान लो क्लियर नहीं होता, इसको क्लियर होने में टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। अब रामलाल के अकाउंटेंट ने क्या किया, जब चेक आया तो इसकी एंट्री करेगा वो, मान लो सेम डे ही उसने बैंक में जमा करा दिया, तो आप क्या करते हो, कैश बुक में क्या करते हो, प्लस या माइनस? प्लस मतलब समझ में आता है, डेबिट लिखना, डेबिट में लिखना, क्या कर दोगे? प्लस। मान लो 5000 का है तो 5000 आपने प्लस कर दिया। क्या कर दिया आपने? 5000 प्लस कर दिया। समझ में आया? जबकि क्या इसकी एंट्री बैंक में हुई उस दिन? नहीं, क्रॉस। मैंने कहा सेकेंड इंपैक्ट में यहां पे ऑलवेज क्रॉस, इस साइड का टोटल क्या आ रहा है? 0, तो इधर का भी टोटल 0 आना चाहिए। क्या करूं मैं यहां पे कि 0 आ जाए? हमें इससे मतलब होता है। आओ जरा और समझते हैं। ये चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर की एंट्री थी। आगे है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो इससे हमारा अकाउंट बढ़ता है या घटता है? आवाज नहीं आई? अच्छा, ऐसा कोई है कि जैसे ही बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में मान लो 420 रुपए का इंटरेस्ट दिया, कितने का? 420 का, तो बैंक वाला कहेगा हां जी रामलाल जी 420 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, लिख लेना अपने पास। पागल हो जाएगा बैंक वाला। तो कितने कस्टमर है, सबको यही काम करता रहेगा क्या? अपने आप आके पता लगाओ, अपने आप आके पासबुक में एंट्री कराओ, पता चल जाएगा इंटरेस्ट मिला है। समझ में आया? तो मान लो महीने में रामलाल का अकाउंटेंट जिसने पासबुक में एंट्री नहीं कराया, उसको पता ही नहीं, पता चला अरे यार बैंक वाले ने 420 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। सबसे पहले इसकी एंट्री किसने की, बैंक ने या कैश बुक में एंट्री हुई? सबसे पहले एंट्री किसने की है इसकी? मान लो 420 रुपए बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिए। मैंने बताया था क्रेडिट का मतलब होता है हमारा अकाउंट बढ़ गया, बताया था ना? बैंक वाले जब क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब अकाउंट हमारा बढ़ जाता है। ये सेकंड इंपैक्ट मैंने कहा था ऑलवेज क्रॉस, यहां तो कुछ है नहीं इसलिए लिखना नहीं है। इधर का टोटल क्या आ रहा है? प्लस 420। अब क्या करूं कि इधर का भी टोटल प्लस 420 आ जाए। यहां पे क्या लिखूं मैं? हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है जी? देखो जहां पे एंट्री होनी है वहां एंट्री कर दो, और दूसरे वाले को आप या तो डैश लिख दो या क्रॉस 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 लगा दो, मतलब यहां पे एंट्री नहीं होगी। आगे चलो। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज का मतलब डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। कभी कभी क्या होता है, बैंक वाले हमसे चार्ज काटते हैं, या बैंक वाले कोई ऐसा अमाउंट काट लेते हैं जो हमारे अकाउंट से कटना है। जैसे कि डेबिट कार्ड अगर मान लो आपने इशू करा रखा है तो एक साल में बैंक वाले 99 रुपीज डेबिट कार्ड के चार्ज काटते हैं। ऐसे कोई दूसरे चार्जेस हैं जो बैंक वाले काटते हैं और आपको पता ही नहीं। ये तो एंट्री कराने गए तब पता चला अरे यार बैंक वाले ने तो पैसे काट रखे हैं, बैंक वाले ने तो पैसे काटे हुए हैं। अच्छा चलो मान लो बैंक वालों ने पैसे काटे हैं, तो इसकी एंट्री पहले कौन करेगा, बैंक या चंपक लाल? बैंक। अगर बैंक करेगा तो पासबुक में माइनस हो गए 99 रुपीज, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। एंट्री तो तब करेंगे ना जब हमें पता होगा। हम मतलब कौन? रामलाल के अकाउंटेंट, सब चंपक लाल हैं हम। ये टोटल करो इसका माइनस। याद रखना सेकेंड इंपैक्ट यहां राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रॉस होता है, यहां पे 99। क्या करो मैं यहां पे? हमें इससे मतलब होता है। समझ में आया? एंट्री याद नहीं करना, समझना है। आगे चलो। आगे है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कभी कभी क्या होता है, कंपनी कहीं पैसे इन्वेस्ट करती है या किसी शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब शेयर पे जो प्रॉफिट हुआ जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, कंपनी वाले डायरेक्ट रामलाल के अकाउंट में भेज देते हैं।
रामलाल को पता ही नहीं कि यार मेरे अकाउंट में तो डिविडेंड आया है, लेकिन बैंक वालों ने एंट्री कर दी इसकी। रामलाल को तब पता चलेगा जब इसकी एंट्री पासबुक में कराई जाएगी, डुप्लीकेट पासबुक में कराई जाएगी। तो सबसे पहले इसकी एंट्री किसने की? बैंक ने। मान लो 1050, बैंक वालों ने प्लस कर दिया। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है। सेकंड इंपैक्ट यहां पे क्या होता है? ऑलवेज क्रॉस। सेकंड इंपैक्ट यहां क्या होता है? इसका टोटल क्या आ गया? 1050। तो इधर का भी टोटल प्लस 1050। क्या करूं मैं यहां पे? ये आ गया। कोई डाउट जी? नो। आगे है हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने बैंक वालों को बोला अरे मेरे मोबाइल का बिल ना डायरेक्ट पे कर देना। बैंक वालों को बोला अरे LIC का बिल डायरेक्ट पे कर देना। अब मोबाइल का बिल क्या होता है? डायरेक्टली बैंक से डेबिट हो जाता है, हमें पता ही नहीं। मान लो 990 रुपए का एक बिल था जो बैंक से कट गया, हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहले एंट्री कौन करेगा, हम या बैंक? बैंक। बैंक ने 990 रुपए अकाउंट से काट लिए, कुछ पता ही नहीं, इसकी एंट्री कैश बुक में है ही नहीं। सेकेंड इंपैक्ट राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रॉस। ये -999, तो -990, ओ सॉरी 990। यहां पे क्या आएगा? -990। क्लियर है जी? इसी तरीके से डायरेक्ट पेमेंट इंटू डायरेक्ट पेमेंट इंटू बैंक बाय अ कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करा देते और हमें बताया नहीं। अब हमें पता ही नहीं कि यार ये डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। बैंक में तो पैसा आ गया लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। पता तब चलेगा जब पासबुक में एंट्री करा के लेके आओगे, जब मिलाओगे। तो इससे पैसा बढ़ गया बैंक में या घट गया? बढ़ गया। और इसकी एंट्री सबसे पहले कौन करेगा? बैंक, या कैश बुक में की जाएगी? बैंक में, मतलब पासबुक में एंट्री होगी। मान लो 10,700 रुपए बैंक में हमारे एक कस्टमर ने पैसे जमा करा दिए। अगर 10,700 रुपए का पेमेंट हमारे अकाउंट में हमारे कस्टमर ने करा दिए तो हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा। इधर का टोटल भी क्या आ जाएगा? 10,700 प्लस इधर भी हम लिखेंगे प्लस 10,700। क्या करूं अब मैं? 10,700। कोई डाउट जी? नो। मजा आ रहा है? इसके बाद है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने बैंक से एक बिल मिला, उसे डिस्काउंट करा लिया। बताया था मैंने आपको बिल डिस्काउंट कराने का क्या होता है। एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें हमारे डेटर ने प्रॉमिस किया है कि मैं प्रॉमिस करता हूं 2 महीने बाद आपको 5,000 रुपए चुका दूंगा। मेरे पास आ गया, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, इस कागज के टुकड़े को लेके मैं अपने बैंक में जाता हूं और मैं कहता हूं सर ऐसा है 2 महीने बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत आज है, ये रख लो गिरवी और मुझे पैसे दे दो। बिकॉज बैंक वालों को मेरे पे फेथ है, इसलिए बैंक वाले कुछ अपना चार्ज काट के मुझे पैसे दे देंगे। ठीक है। अब हुआ क्या, 2 महीने बाद जब डेट आई तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड का मतलब हमारा डेटर जो है डिफॉल्ट हो गया, वो हमें पैसे नहीं दे रहा। अब बैंक वाला किसको जानता है, हमारे डेटर को या हमें? हमारे अकाउंट से तो काट देगा वो। तो हमारे अकाउंट से उसने 5,000 रुपए काट लिए और हमें इसकी खबर नहीं, तो हमने इसकी एंट्री पास नहीं कर रखी है। समझ में आया? अब मैंने कहा सेकंड इंपैक्ट राइट हैंड साइड क्या होता है? ऑलवेज क्रॉस। यहां पे -5,000, तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या करूं मैं? -5,000। ओके जी? इसके बाद आगे चलो। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि हम बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि हमारा पैसा कलेक्ट कर लो। वही सेम, कहीं से पैसा आया बैंक में हमारे पास आ गया, तो बैंक वालों ने डायरेक्टली मान लो 7,000 रुपए का एक बिल था, वो क्रेडिट कर दिया, तो हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा। जबकि हमें पता ही नहीं, हमें तो तब पता चलेगा जब बैंक से हम जाएंगे, अपने पीएन को भेजेंगे और पासबुक को अपडेट कराएंगे। इस साइड का टोटल क्या हो रहा है? तो यहां भी क्या आना चाहिए?
क्या करूं मैं यहां पे? प्लस 7000। क्लियर है जी ये? याद रखना सेकेंड इंपैक्ट ऑलवेज क्रॉस। अच्छा, फर्स्ट इंपैक्ट में एंट्री यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। क्लियर है जी? दोनों में से कहीं भी हो सकती है, लेकिन सेकेंड इंपैक्ट में यहां क्रॉस एंट्री यहीं होगी। वो आपको देखना है कि यहां क्या होगा। कई बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, सर ये बता क्या रहे हो? अगली क्लास में समझाऊंगा ये क्या जादू है, अगली क्लास में एग्जैक्टली समझ में आएगा। लेकिन जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको इससे समझना है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसको ऐसे ही समझना है। तो जरा होम फन में लिखा जाए, आपको घर से क्या करके लेके आना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, लर्न ऑल कॉन्सेप्ट। अच्छे से एक बात और बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहे तो अर्जेंट। अगर आप में से कोई बच्चा ये कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करके लाया तो अगली और आने वाली सारी क्लास बेकार हो जाएगी उसके लिए। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए एज इट इज, बिना इफ एंड बट लगाए और वाई लगाए। जैसे बताया अभी वैसे समझना, आप देखना कितना आसान हो जाएगा। एक क्लास के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा मैंने क्या बताया है। ओके? तो अगली क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इसको अच्छे से याद करके आना। तो मजा आ गया? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।